हमारे पास x का कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, जैसे x इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 2, है ना। देखो हमारे पास x एक्सिस पे एक्चुअली टाइम है और y एक्सिस पे x है, तो टाइम की कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे t की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू हो जाती है x की। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। ऑलराइट, अगर ये x का फंक्शन है, t की अलग अलग वैल्यूज रखूंगा, मेरे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। लेट से इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे, ठीक है। दिस इज पोजिशन टाइम ग्राफ मैं बोल सकता हूँ, एक्स टी ग्राफ। अब x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, देखो x को मैं करूँगा डिफ्रेंशिएट तो मुझे मिलता है dx अपॉन dt, है ना। और वो क्या हो जाता है हमारे पास, वेलोसिटी v, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो v की वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास, dx अपॉन dt। डिफ्रेंशिएट करो भाई इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 60-4। ऑलराइट, 60-4, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है आपको? यस, ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आने वाली है, ये आ गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज़ है, dx अपॉन dt, इसका मतलब ये है हमारे पास इस वाले ग्राफ का स्लोप। इस वाले ग्राफ का स्लोप कहीं 0 होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यस, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है वो इस तरफ, तो पॉजिटिव है, ये इधर नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव है। यहाँ कहीं पे वैल्यू 0 हो गई है, इसके स्लोप की एकदम फ्लैट लाइन हो गई है। क्योंकि ये इसका स्लोप है ना, ये हमारे पास एक और चीज़, इसको आप समझो, ये ऐसे इस जगह पे आएगी, ठीक। ऑलराइट, ओके ओके ओके। अब हमें समझना है, अगर मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूं, अगर मैं वेलोसिटी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। इसको हमने कर दिया डिफ्रेंशिएट, हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है dv अपॉन dt। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको करो जरा डिफ्रेंशिएट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, एकदम मतलब 6 एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन का ग्राफ आप देखोगे तो इस तरीके से आएगा। किसी भी समय पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आ गई है 6, हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास AT ग्राफ हो गया, ये VT है, ये XT ग्राफ है। पोजीशन पैराबोला है तो वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है और एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट बन जाता है। इसका उल्टा भी ट्रू होता है, अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये हमारे पास इस तरीके के केसेस आ जाते हैं, है ना। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो x मिलेगा। उसके भी जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। सबसे पहले देखेंगे XT ग्राफ। देखो हमारे पास मान लो कोई इस तरीके से एक ग्राफ है, इधर दिया हुआ है हमारे पास टाइम एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस दिया हुआ है क्योंकि ये XT ग्राफ है। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हम पता कर सकते, एक चीज़ होगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरी चीज़ होगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। नाम से ही पता चल रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे होती है। इंस्टेंट क्या होता है, किसी भी टाइम t पर। जैसे मुझसे बोल दिया कि भाई इस टाइम पे बताओ इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, तो इस टाइम पे हम जाएंगे भाई इस ग्राफ के पास, यहाँ जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, देखेंगे भाई यहाँ पे स्लोप कितना है ना। इसका इस तरीके से हम एक टेंजेंट बनाएंगे, ठीक से बनी नहीं, ये बन गई हमारे पास टेंजेंट। इसका कुछ एंगल होगा, है ना, एक्स एक्सिस के साथ इस तरीके से एंगल हम लिख देंगे। ये लेट से इसकी वैल्यू थी टाइम इज इक्वल टू t0। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, सबसे पहले मुझे लिखना है tan थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास dx अपॉन dt, है ना। हम इस ग्राफ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो x था कुछ फंक्शन ऑफ टाइम t हमें दिया रहा होगा, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था, क्या था, x² प्लस 5 सॉरी t² प्लस 5t माइनस 3, इस तरीके से कोई भी फंक्शन हो सकता है। उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हमारे पास वैल्यू रख देंगे t की जगह t0 और हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल अभी सॉल्व करने वाले, घबराओ मत। ये आ गया हमारे पास tan थीटा, dx अपॉन dt ये हो जाती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये तो हमने देखा था, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होती है, dx अपॉन dt होती है। ये हम डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं। एक दूसरी वेलोसिटी के बारे में हम और पढ़ चुके हैं, वो क्या होती है हमारे पास, v एवरेज। वेलोसिटी एवरेज कितनी होती है, वो होती है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, किसी टाइम इंटरवल के दौरान होती है।
तो टाइम इंटरवल यहाँ पे बनाया जाए। सबसे पहले टाइम इंटरवल के लिए मैं बोल देता हूँ लेट से ये था मेरे पास t1, फिर यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचते हैं, लेट से ये है मेरे पास t2। इस दौरान हमारे पास डेल्टा एक्स कितना हो गया भाई, t1 पे हमारे पास वैल्यू रही होगी x1, t2 पे हमारे पास वैल्यू रही होगी कुछ इस तरीके से x2। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स आ जाता है मेरे पास वो आ जाता है x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू है t2 माइनस t1। इस तरीके से मैं पता कर सकता हूँ। अगर मैं इस ग्राफ में देखना चाहूँ तो मेरे पास x2 माइनस x1 कौन सा लेंथ है, ये वाली लेंथ, t2 माइनस t1 कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको मैं v एवरेज लिख रहा हूँ। अगर मैं tan थीटा की टर्म्स में बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाऊँ, ध्यान से देखना, तो ये वाला जो अब स्लोप है इसको मान लो मैं बोल देता हूँ ये था मेरे पास फाई, इस तरीके से एंगल, ठीक, ये वाला एंगल है फाई, दिस एंगल, इसको मैं लिख दूंगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू tan ऑफ फाई। तो जब भी हमारे पास एक्स टी ग्राफ होगा, हमें अगर किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता करनी है, चेक कर लेंगे भाई उस इंस्टेंट पे क्या स्लोप है, उसका जो tan थीटा होगा बेसिकली वही हमारे पास स्लोप, वही वेलोसिटी हो जाती है। अगर किन्हीं भी दो इंस्टेंट के बीच में है ना, इस दौरान एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, तो उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो इस तरीके से, और उसका जो स्लोप है वही एवरेज वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दो तरीके से निकालनी पड़ेंगी हमें, है ना। एक तुरंत डिफरेंशिएट करोगे तो इंस्टेंटेनियस, और इस तरीके से कुछ इंटरवल ले लेकर के करोगे तो हमारे पास एवरेज। यही बस हमारे काम की चीज़ है। A particle shows distance time curve as given in the figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. Maximum instantaneous velocity. Instantaneous velocity क्या होती है? V instantaneous होता है हमारे पास dx अपॉन dt। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये x है डिस्टेंस में, ये हमारे पास टाइम t। dx अपॉन dt यानी हमसे स्लोप पूछा गया है। स्लोप क्या होता है? जैसे इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट का स्लोप ये हो जाएगा, इस पॉइंट की बात करूँ इस पॉइंट का स्लोप ये हो जाएगा, इस पॉइंट की बात करूँ ये होगा, इस पॉइंट की बात करूँ ये बात करूँ। तो जो जितना ज़्यादा टेढ़ा है उसकी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, है ना। यहाँ पर कौन सा वाला सबसे ज़्यादा टेढ़ा है देख के ही पता चल रहा है हमें, ये वैल्यू इसके लिए सबसे ज़्यादा टेढ़ी है ना। यहाँ पे ये इसका स्लोप है। बाकी सब जगह स्लोप की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कुछ ऐसे होगी। तो हमारे पास बेसिकली ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप सी मत कर देना, ये वाला सी करेक्ट है तो ऑप्शन बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से पता कर सकते हो? अगर मुझसे ए और डी के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती तो मैं क्या करता, इन दोनों को जोड़ देता, और ये जो लाइन आती ना इसके लिए जो ये थीटा बनता है, tan थीटा बन जाता हमारी एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी पता कर सकते हैं। The displacement time graph of a moving particle is shown below. The instantaneous velocity of the particle is negative at the point. तो बताओ कब instantaneous velocity negative है? बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर सभी पॉइंट पे, जिन जिन पॉइंट के हमारे पास ऑप्शन है, उन सभी पॉइंट पे पहले तो स्लोप बना लो। यहाँ पे स्लोप ऐसा होगा, यहाँ स्लोप ऐसा होगा, यहाँ स्लोप ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसा होगा। बेसिकली हमने सारी की सारी टेंजेंट्स बना दी। अब टेंजेंट बना ली और हम एंगल नापते हैं एक्स एक्सिस से। ये एंगल थीटा हो गया, इसके लिए कौन सा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसके लिए एंगल 0 है, इसके लिए बेसिकली जो एंगल होता है वो नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है यहाँ पर हमारे पास स्लोप इज नेगेटिव, और इसीलिए ई बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे फील भी कर सकते हो अगर आपको स्लोप से नहीं समझ में आ रहा है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है यहाँ पर एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारे पास यहाँ रहा होगा, इस पॉइंट पे हम यहाँ रहे होंगे। टाइम आगे बढ़ा तो हमारे पास पोजीशन आगे बढ़ी। सिर्फ ये एक रीजन ऐसा है जिसमें इस जगह पे हम रहे होंगे यहाँ पर, फिर टाइम में आगे बढ़े तो एक्स में पीछे आ गए, है ना। तो वेलोसिटी यानी नेगेटिव रही होगी, यहाँ पे हम समझ सकते हैं। इस तरीके से भी आप देख सकते हो।
ग्राफ्स का सबसे आसान सवाल, लेकिन ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सा वाला पॉसिबल नहीं होगा? ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, सिर्फ ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका कारण है कि किसी भी एक टाइम टी पर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा, बेसिकली एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं हो सकती, है ना। इसमें देखूँ अगर मैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर मेरे एक्स की क्या वैल्यू है? ये है, ये है, ये है, क्या वैल्यू है? क्या एक पार्टिकल एक समय पे 3 जगह हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है और डी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। वीटी ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। दोनों से एक बहुत काम की चीज़ें हमें पता करनी पड़ती हैं। जैसे मान लो हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, समय के साथ साथ अलग अलग वेलोसिटी हमें बताई जा रही है। तो अगेन यहाँ पर पहली बात तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है? देखो, वेलोसिटी अगर कोई फंक्शन ऑफ टाइम टी मुझे दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें, एग्जाम्पल हो सकता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t² + 2। ठीक है, इस तरीके से कुछ हो सकता है। अगर मैं dv/dt करता हूँ तो वो मुझे मिलता है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वैल्यू होगी ना, इंस्टेंटेनियस। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं dv/dt की बात करूं तो मुझे वैल्यू मिलती है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है? इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6t। तो किसी भी समय पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर t की वैल्यू डालूंगा, जैसे t = 2 सेकेंड पे पूछा है तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 12 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास किसी भी टाइम पर, है ना, इस जगह पे अगर मुझसे पूछा जाए तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो बेसिकली इसका हमारे पास थीटा अगर होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास tan थीटा के बराबर। ठीक, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर आती है बात एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन किस तरीके से लिखा जाएगा? तो उसको लिखेंगे ए एवरेज। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन एवरेज होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर हम किन्हीं भी दो टाइम के बीच में बात करेंगे ना, जैसे यहाँ से t1 से लेकर t2 तक अगर बात करें तो वेलोसिटी v1 से लेकर के v2 तक आई है ना। ये है मेरे पास लेट से t1 पे वेलोसिटी कितनी थी? t1 पे वेलोसिटी थी v1 के बराबर। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे t2 पे वेलोसिटी कितनी है? तो देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ इस तरीके से, ये आ जाती है मेरे पास वेलोसिटी v2, और हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू अब आ जाएगी, है ना, यही इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये वाला जो एंगल आता है, अब इसको मैं बोलूँगा फाई। ये जो वैल्यू आती है ये आ जाती है tan ऑफ फाई के बराबर। कैसे आ गई tan फाई के बराबर? इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख लो, ये हो जाता है मेरे पास डेल्टा वी, ये हो जाता है मेरे पास डेल्टा टी। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वही तो आ रहा था एक्सेलरेशन एवरेज। तो इस तरीके से आपको देखनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो क्या होगा? तो देखो, हमारे पास वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी होती थी हमारे पास dx/dt के बराबर। अब इसी से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मेरे पास आ जाता है dx = v × dt, और यहीं पे हम करते हैं इंटीग्रेशन। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे लिमिट्स लगेंगी। लिमिट्स क्या लगेंगी? यहाँ पर टाइम की वैल्यू t1 से लेकर के t2 तक, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x1 से लेकर के x2 तक, इस तरफ हमारे पास आ जाएगा x2 - x1 है, विच इज इक्वल टू डेल्टा x, जो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v.dt, और यहाँ पे जाएगा t1 से लेकर के t2 तक। और इसे हम किस तरीके से जानते हैं? दिस इज एरिया ऑफ vt ग्राफ। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। हमारे पास मान लो कुछ इस तरीके से, ऐसे भी सवाल बार बार पूछे गए हैं। तो इसमें हमारे पास पहली बात तो वेलोसिटी कौन सी है? ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एरियाज आ जाएंगे। ये कैसे पता चला मुझे? यही है, देखो यहाँ पे dt है, यहाँ पे छोटे छोटे dt में छोटे 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 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे हम। तो ये इस तरीके से छोटी छोटी पतली पतली बार्स आएंगी। इन सभी बार्स के कुछ एरिया होंगे, उन सभी को आप ऐड कर दोगे तो वो इंटीग्रेशन होता है। इस तरीके से इंटीग्रेशन काम करता है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ये वाले जो ऊपर के एरियाज हैं, दीज आर
पॉजिटिव एरियाज और ये जो है ये है नेगेटिव एरिया। फील भी कर सकते हो। इस रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस टाइम पे बात करूं, जैसे ये वालों 3 सेकंड की बात है, 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वेलोसिटी यानी कि इस सेकंड के आसपास छोटे से टाइम में हमने नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इसलिए इन सभी के कारण नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आता है, इनके कारण पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आता है। तो 2 तरीके के सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, इस तरीके के सवाल बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Which of the following curve does not represent motion in one dimension? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखो वीटी सारे के सारे वीटी ग्राफ हैं। अब इसमें भी सेम चीज़ हो जाएगी भाई, किसी भी एक इंस्टेंट पे 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती। तो जैसे इस जगह में अगर मैं बात करूँ, इस टाइम पर हमारे पास 2 वेलोसिटी कैसे दिखा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है ये वाला ग्राफ, इसीलिए बी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। The velocity time graph of a body in a straight line is as shown in figure. The displacement of the body in 5 seconds is। बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पास velocity time graph है और हमारे को क्या करना है, देखो हमारे पास velocity होती है dx अपॉन dt। हमें पता करना है dx will be equal to v dot dt। इंटीग्रेट कर दोगे आप यहाँ से तो हमारे पास आ जाता है displacement डेल्टा x will be equal to एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक की हो जाएगी, 5 सेकंड की बात हो रही है, कहाँ तक हो रही है ना, तो 5 सेकंड में हमारे पास 0 से लेके 5 सेकंड तक ये सारे के सारे एरिया ऊपर वाले पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव एरिया होगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, कितना आंसर आता है डिस्प्लेसमेंट का। इसका करेक्ट आंसर है 3 मीटर। देखो ये डेल्टा एक्स आएगा हमारा एरिया अंडर वी टी कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो एरिया ऊपर हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे। हमारे पास ऊपर वाले का एरिया कितना जाएगा, देखो इसकी वैल्यू जो आ जाती है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो मैं इसको बोल देता हूँ भाई दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2, दिस इज एरिया 3। हमारे पास एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 2 -3 हमें करना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइनस करना मत भूलना, गलती यहाँ पे हो सकती है। इसको मैं बड़ा सा लाल रंग से लिख देता हूँ। ओके, फर्स्ट का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ये वाली लेंथ कितनी है हमारे पास 3 और ये है हमारे पास 2, हाफ इंटू 3 इंटू 2 प्लस सेकेंड का एरिया, ये वाला एरिया कितना है, देखो ये है 1, ये है 1, तो ये हो जाती है वैल्यू हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस ये वाला एरिया कितना हो जाता है, ये है माइनस का 2 और ये है हमारे पास 1, बेसिकली माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 2 हो जाएगा। वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 - 1 विच इज इक्वल टू 3। बी बिकम्स करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है हमारे बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स नीट मंथ का। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे PYQs हैं और साथ में कलरफुल नोट्स की PDF भी आप खरीद सकते हो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी चेकआउट करो। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।